हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस सिलसिले में आज हमारा थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने यार पॉइंट की डेफिनेशन सीखी थी, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें हमने सीख ली हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं यार। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अपन इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं 4 बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4 बेस्ट फ्रेंड्स कौन से हैं? कई सारे लोगों ने तो गेस भी कर दिया 4 बेस्ट फ्रेंड्स कौन से हैं। तो चलिए उनका नाम लिख देता हूं। सबसे पहले तो मैं 4 बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 4 बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। 4 बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। 4 फ्रेंड्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बड़े मस्त फ्रेंड्स हैं। कभी से दोस्ती है, कभी तक चलती रहेगी। दोस्ती हो तो ऐसी हो। तो 4 जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके सबसे पहले नाम लिख दूं। पहला है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम इन सेंटर के बारे में सीखेंगे, है ना। उसके बाद हम सरकम सेंटर के बारे में सीखेंगे, सरकम सेंटर के बारे में सीखेंगे। और यार लास्ट में हम सीखेंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में। जी हाँ, ये 4 घनिष्ठ मित्र कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं। सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, हर स्टूडेंट को इनकी नॉलेज होनी चाहिए। डिटेल में मैं एक एक मित्र को डिस्कस कर रहा हूं। देखिए मेरे भी काफी खास फ्रेंड्स हैं ये। तो सबसे पहला फ्रेंड है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कैसे बनता है? अगर मैं एक ट्राइंगल ले लूं, ए बी सी, तो आपको बता दूं कि ये जो एबीसी ट्राइंगल है इसकी मीडियंस होती हैं 3, है ना। मीडियन क्या होती है? ए वर्टेक्स से जो लाइन बीसी के मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर दो आप, है ना, ये मीडियन हो गई, एडी मीडियन हो गई। यहां पे ए ई ले ली मीडियन, ये ए ई बीई ले ली, बीई मीडियन हो गई, ठीक है। और यहां पे ले ली सी एफ, ये मीडियन हो गई, है ना। यहां पे एफ ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है और डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो तीनों मीडियंस हैं ट्राइंगल में, उनका एक ही जगह पे संगम होता है। ये जो तीनों मीडियंस हैं ट्राइंगल की, ये एक ही जगह से होके गुजरती हैं। इसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख दूं 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल, 3 मीडियंस ऑफ एनी ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल आर ऑलवेज कंकरेंट, है ना, हमेशा कंकरेंट होते हैं। कंकरेंट का मतलब होता है एक ही बिंदु पे मिल जाना, एक ही संगम स्थल होना। कंकरेंसी का मीनिंग होता है एक ही बिंदु पे मिल जाना, ठीक है। तो 3 मीडियंस जो है ट्राइंगल की वो हमेशा कंकरेंट होती हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है जहां पे तीनों मीडियंस कंकरेंट हुई हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। दिस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, this point of concurrency is known as centroid। इसको सेंट्रोइड बोलते हैं। और आपको बता दूं कि सेंट्रोइड को G से जनरली डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। जी हाँ, किससे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल G से डिनोट करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये जो कैपिटल G है ना, ये जो कैपिटल G है, ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है? 2:1 में डिवाइड करता है। G जो है, G डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1। G मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। और सेंट्रोइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करता है। G always lies inside the triangle,
इनसाइड, हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करता है, ठीक है। ये तो सेंट्रोइड के बारे में बातें हो गई, ठीक है, सेंट्रोइड की समझ आपको हो गई। अब मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि अगर ए वर्टेक्स हमें दे रखा हो x1 y1, बी वर्टेक्स हमें x2 y2 दे रखा हो और सी वर्टेक्स हमें x3 y3 दे रखा हो, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? अगर एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस हमको दे रखे हैं दोस्तों, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालना बेहद इजी है। वो आते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। आज का लेक्चर जो है एकदम स्पीड में बातें बोलूंगा मैं, और आपको पूरी विजिलेंस के साथ समझना होगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके समझना होगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन बच्चे ऑलरेडी जानते भी हैं, तो मैं एक के बाद इंफॉर्मेशन पास करता जाऊंगा। मजा इसी में आएगा कि आप सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करते जाएं, जहां पे प्रॉब्लम हो पीछे कर करके सोचें उस चीज के ऊपर, बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। सेंट्रोइड के अगर कभी कोऑर्डिनेट्स निकालने हो ना यार, तो वो निकलते हैं इस फॉर्मूला से। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो वो इस फॉर्मूला से निकलते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इससे x कोऑर्डिनेट निकलता है, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 इससे निकलता है y कोऑर्डिनेट, ठीक है। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये कैसे आता है मैं आपको इसका बता दूं कि दो पॉइंट है ना, ये वाले b और c, इसका मिड पॉइंट है d, है ना, तो मिड पॉइंट निकल जाता है x2 प्लस x3 बाई 2 y2 प्लस y3 बाई 2, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, 2 इंटू दिस 1 इंटू दिस करो अपॉन 2 प्लस 1 3 करो, तो ये आ गया, है ना। 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू y1 करो अपॉन 2 प्लस 1 करो, फिर वो आ गया, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते ही सेंट्रोइड निकल जाता है, क्योंकि अपने को ये कोऑर्डिनेट मालूम, ये कोऑर्डिनेट मालूम और ये रेशियो मालूम है, ठीक है। एप्लीकेशन इस फॉर्मूले का कुछ यूं करते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे मान लें कि एक ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2, दूसरा कोऑर्डिनेट है 3,4, तीसरा कोऑर्डिनेट है 4,5, ठीक है। अगर मैं कहूं इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड बताओ, तो होगा 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8 बाई 3 कोमा 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 बाई 3, कितना हो गया 8 बाई 3 कोमा 11 बाई 3, ठीक है ना। अभी कोऑर्डिनेट मैंने रैंडम ही लिए हैं, ठीक है। चलिए, तो यार सेंट्रोइड की आई होप आपको समझ डेवलप हो गई होगी, ठीक है। सेंट्रोइड की समझ अगर डेवलप हो गई तो उसके बाद बात करते हैं इन सेंटर की। किसकी बात करते हैं? इन सेंटर की, है ना। देखिए इन सेंटर को समझते हैं। एक ट्राइंगल लगा ली मैंने, ट्राइंगल ले ली ABC, क्या ले ली? ट्राइंगल ABC ले ली। A को x1 कोमा y1 बोल दिया, B को x2 कोमा y2 बोल दिया और C को x3 कोमा y3 बोल दिया, ठीक है। इन सेंटर कैसे बनता है दोस्तों, बात को ध्यान से सुनना। ये जो A एंगल है इसका मैंने एंगल बाइसेक्टर किया, क्या किया? एंगल बाइसेक्टर किया, ठीक है। ये जो B एंगल है इसका मैंने एंगल बाइसेक्टर किया जी, B एंगल का मैंने एंगल बाइसेक्टर किया, ठीक है। और C एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर करते हैं तो तीनों एक जगह आके मिल जाते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर्स की खास बात होती है ना। एंगल बाइसेक्टर्स की खास बात होती है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स की बात कर रहा हूं कि जब ये एंगल बाइसेक्टर्स ऐसे खींचे जाते हैं तो एक जगह आकर के मिल जाते हैं, जिसको I से डिनोट करते हैं और इन सेंटर बोला जाता है। तो अगर कोई हमसे पूछता है इन सेंटर क्या है ना, तो ये जो तीन एंगल बाइसेक्टर्स है ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है इन सेंटर, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी of three internal angle bisectors of a triangle is known as in center, है ना। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे यार अपन इन सेंटर, ठीक है। करेक्ट है एकदम, बहुत ही शानदार, उसको इन सेंटर बोलेंगे। और इन सेंटर को I से जनरली डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज जनरली डिनोटेड बाय I, है ना। I से इसको अक्सर हम डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए I के बारे में कुछ और बातें बता दूं आपको, है ना। ये I है ना, अब देखिए ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, ठीक है ना। इस वाले एंगल बाइसेक्टर को यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया और इस वाले एंगल बाइसेक्टर को यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको नाम दे दिया D, E और इसका नाम दे दिया F, ठीक है। और ये बिंदु I है ही।
है ना। अगर मान लो देखो ये वाली जो साइड है ना, इस साइड को मैं ए बोल देता हूं, है ना, इस साइड को ए बोल दो। कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होती है, कैपिटल बी के सामने वाली जो साइड है वो यार स्मॉल बी होती है ना। ये बातें ध्यान रखो, स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। कैपिटल सी के सामने वाली जो साइड है उसको स्मॉल सी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का मीनिंग आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आपको बता दूं कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये जो लेंथ हुई ना आपकी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इनका जो रेशो होता है ना, ये सी रेशो बी होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रेशो होता है ना, ये होता है सी रेशो बी, है ना। तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को ना इन साइड्स के रेशो में डिवाइड करता है। तो यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है नोट करने की कि BD रेशो CD जो होता है, BD रेशो CD जो होता है वो यार C रेशो B होता है, ठीक है ना। सिमिलरली दिस बाय दिस भी देख सकते हो आप, वो हो जाएगा A रेशो C हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इन सेंटर है ना, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को भी खास रेशो में डिवाइड करता है ना। B प्लस सी आपको मालूम भी होगा, नहीं मालूम तो नोट कर लीजिए, वो डिवाइड करता है B प्लस सी रेशो, ये वाली A लेंथ है ना, B प्लस सी रेशो A में डिवाइड करता है, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये किस में डिवाइड करता है, AI जो है ना, AI रेशो ID, है ना। इन सेंटर जो है वो डिवाइड करता है एंगल बाइसेक्टर को इस रेशो में, B प्लस सी रेशो A, है ना। इसी प्रकार से आप ये वाले रेशोज और ये वाले रेशोज भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा आज, क्योंकि आपके दिमाग की एक्सरसाइज करवा रहा हूं मैं, ठीक है। और इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हो, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बड़े इजी है निकालने, है ना। इनके x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये मालूम होने चाहिए, और ABC, है ना, ABC साइड्स ट्रायंगल की मालूम होनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला बनता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और y कोऑर्डिनेट आता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो यार ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास, ठीक है। फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे आए हैं, ये फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ है, तो आपको बता दूं कैसे डेवलप हुआ है। बड़ा इजी है सोचना भाई। देखो ये कोऑर्डिनेट मालूम, ये कोऑर्डिनेट मालूम, ये रेशो मालूम, ठीक है। तो आप D के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, है ना। D के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे सेक्शन फॉर्मूला से। अब D के कोऑर्डिनेट मिल गए, A के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं, तो फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो I के मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेशो आपको मालूम है, ठीक है। आप इसको सेल्फ करें, है ना, सेल्फ करें प्रूफ, और मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपने सक्सेसफुल इसको प्रूफ कर दिया क्या। यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए जानना, है ना। इन दोनों के कोऑर्डिनेट मालूम है, सेक्शन फॉर्मूला से इसके निकालो, फिर सेक्शन फॉर्मूला से इसके निकाल दो, और सारे रेशियोज ये मैंने आपको दे रखे हैं, है ना। ये आपका होमवर्क टास्क है, इसको आप कमेंट करके जरूर बताएं। सेक्शन फॉर्मूला की एक अच्छी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इन सेंटर की कहानी समझ में आ गई आपको। अब यार देखो एक्स सेंटर करके, है ना, एक्स सेंटर करके एक सेंटर होता है ना। एक्स सेंटर क्या होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एक्स सेंटर समझते हैं। मान लो ट्राइंगल हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, है ना। ये है x1 कोमा y1 वर्टेक्स, ये है bx2 कोमा y2 वर्टेक्स, और ये है cx3 कोमा y3 वर्टेक्स, ठीक है ना। आपको बता दूं कि अगर हम दो साइड्स को एक्सटेंड कर दें, अगर हम दो साइड्स को एक्सटेंड कर दें, और ये वाले जो एंगल्स हैं एक्सटर्नल एंगल्स हैं, दो एक्सटर्नल एंगल्स का बाइसेक्टर ले लें, दो एक्सटर्नल एंगल्स का बाइसेक्टर ले लें और एक इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर ले लें, तो वो भी कंकरेंट होते हैं। यस, दो एक्सटर्नल एंगल्स का बाइसेक्टर ले लें और एक इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर ले लें, तो यार ये भी कंकरेंट होते हैं। अब ये काम यहां कर सकते हो, तो इनको भी अगर मैं एक्सटेंड करता, इनको मैं एक्सटेंड करता तो यहां पे बना देता, यूं करके यहां पे बना देता एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हुआ। ये यहां पे भी एक मेरे को पॉइंट मिलेगा, और सेम घटना यहां पे भी की जा सकती है ना। इनको एक्सटेंड कर देते मान लो, ठीक है, इनको एक्सटेंड कर देते तो इनके इंटरनल एंगल हो जाते, एक्सटर्नल एंगल हो जाते, और इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो जाता, है ना। तो इस प्रकार के तीन बिंदु मिलेंगे आपको। आपको बता दूं ए के सामने वाला ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, इसको I1 बोलते हैं, बी के सामने वाले को I2 बोलते हैं, और सी के सामने वाले को I3 बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक ट्राइंगल में तीन एक्स सेंटर्स होते हैं, ठीक है। I1, I2 और I3 are the x centers, are the x centers of the triangle,
ये ट्राइंगल ABC के एक्सेंटर्स हैं। और एक्सेंटर कैसे बनता है? एक्सेंटर बनता है यार, इट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, इट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, इट इज द पॉइंट ऑफ concurrency of two exterior angle bisectors, and one interior angle bisector। ठीक है, एक और चीज बता दूं मैं आपको कि ये जो है ना, ये हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना, AD बोल देते हैं। तो जो I1 है ना, ये AD को इसी रेशो में बांटता है, B+C रेशो A में, मगर ये एक्सटर्नली बांटता है, ठीक है ना। I1 divides the internal angle bisector, AD in B+C रेशो A। ठीक है, तो यार अपने को ये एक्सटर्नल अगर रेशो मिल गया, दिस मिल गया B+C रेशो A, ठीक है। और ये रेशो हम जानते ही हैं, है ना, ये रेशो कितना है, ये रेशो है C रेशो B, ठीक है, ये C रेशो B है। तो यार इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट, ये वाला रेशो मालूम है ना, दिस रेशो दिस, तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो I1, I2, I3 के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो लिख देता हूं मैं। सीधा आपने को फॉर्मूला याद करना है और इन सेंटर का फॉर्मूला प्रूव करने के बाद एक्स सेंटर का फॉर्मूला भी प्रूव करने की खुद ब खुद कोशिश करनी है। तरीका मैंने बता दिया आपको। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, ठीक है, दिस बाय दिस रेशो मालूम है तो ये रेशो भी निकल जाएगा। कोशिश कीजिए, कुछ कोशिशें खुद करनी पड़ेंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाले लेक्चर में बहुत कुछ सेल्फ सीखने के लिए भी है, ठीक है। तो I1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो AX1, जैसे ये वाला फॉर्मूला तो अपने को याद है ना, अभी जो हमने सीखा था। इस फॉर्मूला में क्या कीजिए, A के आगे माइनस साइन लगा दो आप, ये लो A के आगे माइनस साइन लगा दो, ठीक है ना, -AY1। फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, है ना, भन्नाट तरीके से। तो यार ये I1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। A के सामने वाला एक्सेंटर निकालना है ना, तो A के आगे माइनस लगा दो, ठीक है। B के सामने वाला एक्सेंटर निकालना है तो B के आगे माइनस लगा दो। देखिए अब की बार फॉर्मूले में B के आगे माइनस लगा दीजिए, अब की बार B के आगे माइनस लगा दीजिए, है ना। अब की बार फॉर्मूले में B के आगे माइनस लगा दीजिए, ठीक है। C के सामने वाला अगर एक्सेंटर निकालना है ना, तो C के साथ जो है माइनस साइन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? C के साथ माइनस साइन लगा दीजिए, ठीक है। आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बीच में ही, जल्द लेके आ रहा हूँ गाना वैलेंटाइन डे पे तुम्हारे लिए। वैलेंटाइन डे को लाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। गैस करना कितने समय, किस टाइम पे आएगा, कमेंट करके बताएं गाना चाहिए कि नहीं चाहिए। खैर चलिए। मैं तुम्हारा अप्रैल फूल बना दूंगा। यार I1, I2, I3 के फॉर्मूले याद कर लेना मस्ती के साथ, ठीक है ना। I1, I2, I3 क्या हो गए? एक्सेंटर्स हो गए। यार थ्योरी है इनके अंदर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपा रखी थी, मैंने सारी की सारी दे दी यहाँ पे, है ना। एक्सेंटर की सारी कहानी आपको मालूम चल जानी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले एकदम भन्नाट तरीके से याद कर लेना I1, I2, I3 से रिलेटेड। करेक्ट है जी। तो ये हो गया आपका सेंट्रोइड और इन सेंटर, ठीक है, सेंट्रोइड और इन सेंटर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड बेस्ट फ्रेंड की, दैट इज ऑर्थो सेंटर की, ठीक है। अगर एक ट्रायंगल ले लूं ना मैं ABC, अगर एक ट्रायंगल ले लूं ABC, तो ये यहां से एल्टीट्यूड डाल दिया ना A से, ये B से, और ये डाल दिया C से एल्टीट्यूड। तो ये जो एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है, और इसको जनरली O से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी of three altitudes, point of concurrency of three altitudes, is orthocenter,
इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और ऑर्थो सेंटर को डिनोट करते हैं ओ से, है ना। ऑर्थो सेंटर इज डिनोटेड बाय ओ, है ना, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के हमेशा अंदर नहीं होता, है ना। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो उसके अंदर होता है। आपको बता दूं राइट एंगल ट्राइंगल में यही पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर यार कहीं बाहर मिलता है, ठीक है। ये बात आपको बता देता हूं मैं, है ना। यहाँ पे ऑर्थो सेंटर अंदर है, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर यहाँ पे है, और यार यहाँ पे ऑर्थो सेंटर है बाहर, ट्राइंगल के बाहर है, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये है ऑर्थो सेंटर, है ना, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है तो, ठीक है। और ये ऑर्थो सेंटर है राइट एंगल ट्राइंगल है तो, है ना, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है तो, ठीक है। और ये ऑर्थो सेंटर है ना, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है तो, है ना। यहाँ पे ये बात समझनी होगी कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर आपका यहाँ है, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल है तो यार फुट ऑफ परपेंडिकुलर यही आपका 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा है वही आपका ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर यहाँ पे है ना। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तो आपने महसूस कर ही लिया अंदर होगा। ऑब्ट्यूज में देखोगे अगर आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे ना यार, तो एक्सटेंड करने के बाद परपेंडिकुलर डालेगा। यहाँ पे देखिए बना देता हूँ मैं कैसे बनेगा ऑर्थो सेंटर, देखिए जरा। इसको जब आप एक्सटेंड करोगे ना, इसको एक्सटेंड करोगे तो देखो ये बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे ना, इस वाले से इसके ऊपर, तो ये ऐसे बनेगा, तो इसको यहाँ एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इससे लेकर के इस पे डालोगे ना, इस वाली साइड पे डालोगे तो भी एक्सटेंड करके डालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ कहीं जा करके मिलेंगे और यहाँ बनेगा ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। इन वर्टिसेस से साइड्स पे जो परपेंडिकुलर डाले मैंने, है ना, तो यहाँ पे बाहर मिले हैं। और इस वर्टेक्स से इस साइड परपेंडिकुलर डाल दिया, इससे इस पे डाल दिया, और इससे इस पे डाल दिया, तो वो मिल ही यहीं गए, ठीक है। तो यही ऑर्थो सेंटर हो गया। तो ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर नहीं होता है, ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। अगर हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन होना, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो ऑर्थो सेंटर इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कहाँ से आया वो जानना अभी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बस इस फॉर्मूला को अपन याद कर लेते हैं। इस्तेमाल में भी ये बहुत कम आता है, ठीक है। ये आता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से। जब सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के बारे में बातें बताऊंगा तब इसका प्रूफ भी वहाँ पे बता दूंगा आपको। फॉर्मूला क्या होता है, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये होता है फॉर्मूला ऑर्थो सेंटर का, ठीक है। x1 यहाँ पे आ जाएगा y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये है यार ऑर्थो सेंटर का, ये है ऑर्थो सेंटर निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, याद होना चाहिए, ठीक है। आई होप ऑर्थो सेंटर के बारे में पूरी क्लैरिटी आपको लग गई होगी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रेंड के ऊपर, लास्ट फ्रेंड के ऊपर, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, ठीक है ना। आज मैं तुमको बिल्कुल भी सांस नहीं लेने दूंगा, है ना, खटाखट बातें बताऊंगा, ये एक अलग मजा आता है। सरकम सेंटर, ठीक है। ट्रायंगल अगर ले लें, ट्रायंगल अगर ले लें जिसके वर्टिसेस हों ए बी और सी, ठीक है ना, गर्म हो जाएगा तुम्हारा दिमाग आज, ठीक है ना, जिसके वर्टिसेस एकदम भन्नाट तरीके से बड़ी सारी बातें करूंगा मैं आपसे, मैथ्स की कहानी सबको सुनाने आ रहा है। x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो सरकम सेंटर कैसे बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है ना। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेते हैं, ठीक है। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेते हैं, ठीक है। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात फिर से वही है, तीनों एक जगह पे मिलते हैं आकर के, ठीक है। और इसको सरकम सेंटर या C' से डिनोट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो सरकम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ, circum center is the
circumcenter is the point of concurrency of three perpendicular bisectors, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके, साइड्स के, ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। सरकम सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर नहीं होता, है ना, सरकम सेंटर भी ट्राइंगल के बाहर हो सकता है, ट्राइंगल के ऊपर हो सकता है और ट्राइंगल के अंदर हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो ट्राइंगल एक्यूट है तो सरकम सेंटर अंदर होगा, है ना, एक्यूट ट्राइंगल में तो ये हमारा सी डैश हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल है तो सरकम सेंटर मिलता है यार हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, ये सरकम सेंटर होता है ना। राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये सी डैश होता है, ठीक है ना, राइट ट्राइंगल, ठीक है। और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो सरकम सेंटर मिलता है बाहर, है ना। मान लो यहाँ पे है हमारा सरकम सेंटर, कहाँ मिलता है, बाहर। मान लो यहाँ इस तरफ ये यहाँ पे सी डैश, अगर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर, ऊपर और बाहर हो सकता है, ठीक है। अंदर तो यहाँ पे देख लिया, राइट एंगल ट्राइंगल होगी ना यार, तो बिल्कुल इजीली देख सकते हो। देखो इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे तो ऐसे आएगा, है ना। अच्छा, इसको यूं इमेजिन कर सकते हो कि, है ना, सरकम सेंटर की जो खास बात है ना, वो क्या खास बात होती है कि ये जो सी डैश है ना, इसकी ए से, इसकी सी से और इसकी बी से दूरी सेम होती है ना। सी डैश की ए से, सी डैश की बी से और सी डैश की सी से दूरी सेम होती है। आप मुझे कमेंट करके बताएं क्यों सेम होती है, अगर आपने बता दिया तो मज़ा आएगा। हिंट दे देता हूँ, है ना, कुछ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वगैरह बना के बताना, ठीक है। तो ये दूरी सेम होने की वजह से ना, जैसे ये और ये सेम है तो इतना यहाँ पे खोल करके अपन एक सर्कल लगा सकते हैं, ठीक है ना, एक सर्कल लगा सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। यूं एक सर्कल अपन खींच सकते हैं इतना कंपास खोल करके, ठीक है। तो सरकम सेंटर एक्चुअली सरकम सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है ना। ये जो सर्कल हमने लगाया है ना, ये सरकम सर्कल होता है। क्या होता है, सरकम सर्कल। तो सरकम सेंटर एक्चुअली सरकम सर्कल का सेंटर होता है, इसी वजह, है ना। तो ये रेडियस बन गई तो बराबर तो होनी ही है। तो यार इसका जब सरकम सर्कल बनाएंगे ना अपन, तो आप देखिए हाइपोटेन्यूज डायमीटर बन जाएगा और सेंटर क्या होगा, बिल्कुल भी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट होना चाहिए। और अगर मान लो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का सरकम सर्कल बनाओगे तो यूं इमेजिन कर सकते हो आप कि यार सेंटर तो इसके बाहर ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि एक्यूट ट्रायंगल का जो है सरकम सेंटर अंदर होता है, ऑब्ट्यूज का बाहर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर की यार सी डैश के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाएं, है ना। अगर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 गिवन है ना, तो ये निकलते हैं x1 sin 2a, पहले फॉर्मूला लिख दूं एक बार, x2 sin 2b x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c कोमा, स्पेस थोड़ा कम बच गया, स्पेस यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक है। ये हो गए यार सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। ये फॉर्मूला जनरली अप्लाई नहीं करते हैं, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्वेश्चंस में, बट फिर भी याद कर लेते हैं, क्या पता कभी पड़ जाए तो। फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, पार्ट नंबर 3, ये वहाँ से आया है यार, है ना, वहाँ पे इसको बता दूंगा मैं, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ याद कर लें सरकम सेंटर, उसके बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको पसंद आई होंगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझको। तो 4 बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बात कर लिया आपने। और यार ये क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, ये क्वेश्चन होमवर्क में है, इसका जो आंसर है, इसका आंसर मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट लेक्चर की जो शुरुआत करूंगा मैं, वो करूंगा स्ट्रेट लाइन के साथ। किसके साथ करूंगा, स्ट्रेट लाइन के साथ करूंगा, है ना, लाइंस की शुरुआत होगी और उसके आखिर में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। मुझको याद है कि 1-2 क्वेश्चन पहले डिस्कस करने को बचे हैं, है ना। किसी लेंदी लेक्चर में मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा 1 बाय 1, ठीक है ना, सारे निकाल लूंगा मैं आज या कल में और डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। कुछ बातें और बता देता हूँ आपको। स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल रीजनिंग के जो लेक्चर्स हैं, ये दो चैप्टर्स हैं ना, इनके जो लेक्चर्स हैं लेंदी लेक्चर्स मैंने बना दिए हैं, मतलब प्रोसेस में है, कुछ बना रहा हूँ वो यार मैं तुमको अभी 7 डेज़ के अंदर दे दूंगा, ठीक है।
7 डेज में वो हो जाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिमिट डेरिवेटिव फिर फिनिश कर देंगे अपन फरवरी के महीने में। सिलेबस मैं फिनिश कर दूंगा तुम्हारा, ठीक है ना। टाइम पे एकदम खत्म करने की पूरी कोशिश है मेरी, ठीक है। एफर्ट लग रहे हैं लेकिन तुम्हारे लिए लगाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें। एक मुस्कुराहट के साथ आज के लेक्चर की समाप्ति करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।